आई होप कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन जो है तो वो भी विजिबल है। ये वाला टॉपिक जो है वो मैंने जल्दी कंक्लूड करने की कोशिश की थी, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को फोकस दे दूं। बच्चे आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो मीजेंटेरिक सिस्टम, बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं अभी आप लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर मैं किसी जगह पे ये कह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि जिस चीज के साथ मैंने इंपॉर्टेंट का लफ्ज नहीं बोला तो आपने समझ लिया कि बस इससे तो छुट्टी, ये तो नहीं करना। नो, सबका सब आपने करना है। बी अ गुड डॉक्टर, बी अ गुड क्लिनिशियन। अपनी जो पैसा लगाया हुआ है अपने ऊपर, आपने यहाँ पे आने का, यहाँ पे रहने का, आपके पेरेंट्स ने जो आप पे लगाया उसको हलाल कीजिए और सारी चीजों को अच्छे तरीके से पढ़िए। जिंदगी में कहीं ना कहीं आप लोगों को ये चीज सामने आनी ही है, जो चीज आप लोग छोड़ेंगे, तो फिर इससे अच्छा है कि आप लोग अभी ही उन चीजों को प्रिपेयर करें। तो ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मीजेंटेरिक सिस्ट ऑल्दो रेयर है लेकिन आ जाती है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए इसके जो 4 मेन आउटकम्स हैं, ठीक है, 4 मेन जो कॉम्प्लिकेशंस है, ये लाजमी आनी चाहिए। टॉर्शन, रप्चर, हेमरेज एंड इन्फेक्शन, ये आपको लाजमी आना चाहिए, ठीक है। ये 4 तरह की इसकी प्रेजेंटेशन हो सकती है। उसके बाद बच्चे अगर आप आए मीजेंटेरिक ट्यूमर्स के ऊपर, तो ये देखें, इसने लिखे हैं बिनाइन ट्यूमर्स और मैलिग्नेंट, और वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मोस्ट कॉमन बिनाइन कौन सा है और मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट कौन सा है। चलो जी, उसके बाद बच्चे आप लोग आगे ये भी मैं बता चुका हूँ। हाँ जी, रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस की कॉज मैं बता चुका हूं कि मेजॉरिटी केसेस में ये इडियोपैथिक होता है और आईजीजी एंटीबॉडी आईजीजी 4 जो होती है उसके साथ एसोसिएटेड होता है। अब ये वाली चीज आईजीजी 4 वाली, ये तो मुझे इस वजह से याद है क्योंकि हम लोगों ने थर्ड ईयर में ये वाली बात पढ़ी थी जनरल पैथो के अंदर या माइक्रो के अंदर, अब मुझे ये नहीं याद। ऑर्मोन डिजीज का नाम हमने रॉबिन्स के अंदर भी पढ़ा है कि वहां पे भी आईजीजी का मेंशन था। तो रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस के अंदर भी मैं आप लोग को कॉमन कॉजेस बता चुका हूँ कि बिनाइन जो है वो इडियोपैथिक होती है कॉमनली, और मैलिग्नेंट जो होती है वो लिम्फोमास की वजह से हो सकती है। एक और चीज बच्चे यहाँ पे हाईलाइट करता चलूं, ये देखो ड्रग्स के नाम इसने भी लिखे हैं कि कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स और मेथिसरजाइड जो एर्केट अल्कोलाइड है वो कराती है। इसके अलावा बच्चे आपको कम से कम एक कैंसर का नाम भी लाजमी आना चाहिए जो कि रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस करवाता है ड्यू टू इट्स सेकेंडरी डिपॉजिट। आपने याद रखना है कि रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस इस केस में पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम के तौर पे प्रेजेंट नहीं कर रहा, बल्कि सेकेंडरी डिपॉजिट्स की वजह से हो रहा है। तो ये है कार्सिनोमा ऑफ गैस्ट्रो, मतलब गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, कोलोनिक कार्सिनोमा, ब्रेस्ट कार्सिनोमा और प्रोस्टेट का एडिनो कार्सिनोमा, इनके अंदर ये प्रेजेंट कर सकता है। ये इसने यहाँ पे दिया हुआ भी है। और अच्छा, एक चीज आप लोगों को बच्चे एक एमसीक्यू लिखवा दूं, बहुत कॉमनली आ जाता होता है और पूछा भी जाता है, ये इसको नोट कर लीजिए। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इमरजेंसी सर्जिकल एडमिशन, ऐसी कौन सी कंडीशन है जो मोस्ट कॉमन कॉज है इमरजेंसी के अंदर पेशेंट के एडमिशन की? तो याद रखिएगा, कोई इसके अंदर डुअल आपका ओपिनियन नहीं होना चाहिए। सिंपल सिंपल बात है, एक्यूट एब्डोमेन। और एक्यूट एब्डोमेन क्या होता है बच्चे? एक्यूट एब्डोमेन एक कैलामिटी है, एक कैटास्ट्रॉफी है, एक मसला है। क्यों मसला क्यों है ये बच्चे? मसला इस वजह से है कि हमारे यहाँ, चाहे आप डेवलपिंग कंट्री में है, अंडर डेवलप्ड में है या डेवलप्ड में है, तो जिस जगह पे भी आप हैं, पेट का दर्द जो होता है वो इंसान को नचाता है, जिसकी वजह से इंसान सबसे ज्यादा हॉस्पिटल का रुख करता है। तो ये एक एमसीक्यू आ जाता होता है, इसलिए मैंने ये बता दिया। दूसरी बात ये कि जो एक्यूट एब्डोमेन होता है, ये होता क्या है बच्चे? एक्यूट एब्डोमेन बेसिकली ये होता है कि अचानक सडन पेन जब भी स्टार्ट हो जाए, जिसका रीजन आपको ना पता चल रहा हो, और मतलब आप तो पेशेंट है ना, आपको नहीं भी पता चल रहा तो खैर है, डॉक्टर को पता चल भी सकता है, नहीं भी पता चल सकता, तो उसको हम कहते हैं एक्यूट एब्डोमेन। मैंने डेफिनेशन इसकी फाइंड करने की कोशिश की है, इसका क्राइटेरिया फाइंड करने की कोशिश किया, लेकिन मुझे कोई इसका अच्छा क्राइटेरिया नहीं मिला। अगर मुझे लेटर डेज के अंदर कोई इसका अच्छा क्राइटेरिया मिलता है तो आई विल श्योरली शेयर, लेकिन मुझे वैसे मिला नहीं है। तो एक्यूट एब्डोमेन के अंदर बच्चे आप लोग बस ये याद रखिएगा कि इसके अंदर सडन पेन की कंप्लेंट जो होती है वो प्रीडोमिनेट करती है। ये जो बच्चे मैंने एक डायग्राम आप लोगों के लिए निकाली है, एक एल्गोरिदम निकाला है वॉशिंगटन मैनुअल ऑफ सर्जरी से कि एक्यूट एब्डोमेन के पेशेंट को हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए। मुझे पता है कि यहाँ इस लेक्चर से जाने के बाद तो आपने कभी भी ये डायग्राम खोल के देखनी नहीं है, तो अभी आप लोग मेरे साथ काइंडली इसको स्टडी कर लीजिए कि कभी भी एक्यूट एब्डोमेन, मेरे कर्सर को फॉलो कीजिए और मेरी वर्ड्स के साथ अपनी सिंक्रोनी रखिए।
एक्यूट एब्डोमिनल पेन का पेशेंट जब भी आएगा उसका हम हिस्ट्री करें, हिस्ट्री लेंगे डिटेल में। नंबर 2, फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चे आप लोग ये देखें कि वाइटल सपोर्ट उसकी देखेंगे। वीएस से मुराद है वाइटल सपोर्ट। वाइटल सपोर्ट से मुराद वही 4 बातें जो मैंने बताई थी। बीपी देखेंगे, साथ ही साथ बच्चे उसका पल्स रेट देखेंगे, टेम्परेचर देखेंगे, उसका यूरिन आउटपुट देखेंगे। यूरिन आउटपुट खैर वाइटल में तो नहीं आता, लेकिन कुछ कंडीशंस में हम उसको भी वाइटल में शामिल कर लेते हैं। और सैचुरेशन देखेंगे, ठीक है। अब आपके पास दो तरह की कंडीशंस हैं। सडन ऑनसेट है, वीएस अनस्टेबल है, यानी कि वाइटल सपोर्ट्स खराब हैं और पेरिटोनाइटिस आप सस्पेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले रूल आउट कीजिए कि पेरिटोनाइटिस किस वजह से है, परफोरेशन या रप्चर की वजह से। और अगर आप दूसरा केस देखें तो उस बंदे का ग्रेजुअली डेवलप हुआ है एक्यूट एब्डोमेन, ठीक है, और वीएस उसका स्टेबल है। अब आपके माइंड में ये सवाल आना चाहिए कि जो वाइटल सपोर्ट्स हैं हम उस पर इतना ज्यादा रिलाय क्यों कर रहे हैं। तो बच्चे अपने पास पेपर्स खोल के देखिए, सर्जरी के बेशक जितने भी आपके सिनेरियोज आए हुए हैं परफोरेशन के, उसके अंदर उसने बीपी और पल्स रेट दिया हुआ है। अगर बीपी और पल्स रेट नहीं दिया तो फिर उसने ये दिया कि बंदा एकदम पीला पड़ गया है। अगर वो भी नहीं दिया तो फिर उसने दिया कि उसको सिवियर किस्म का डायफोरेसिस हो रहा है या सिवियर स्वेटिंग हो रही है, ठीक है। अब आप लोगों को ये बात बताने का मकसद ये है कि जब परफोरेशन होती है या रप्चर होता है किसी चीज का, तो हैमरेज होता है बेसिकली, ठीक है। हैमरेज की वजह से, इंट्रापेरिटोनियल या इंट्रा एब्डोमिनल हैमरेज की वजह से आपके वाइटल्स फॉल करते हैं, बीपी कम होता है, हाइपोटेंशन होती है। हाइपोटेंशन को कम्बैट करने के लिए रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया होता है, जिसके अंदर आपको बाउंडिंग हार्ट रेट मिलता है, शदीद किस्म की पैल्पिटेशंस भी मिल सकती हैं, ठीक है। इसीलिए इन वाइटल्स को देखना जरूरी है। अगर ये वाइटल्स इस किस्म की फॉर्म में ये पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपने परफोरेशन और रप्चर को माइंड में लाजमी 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 रखना है। अब बच्चे मैं आप लोगों को जो फिगर का राइट साइड है ये पहले करवा देता हूँ, ग्रेजुअल या क्रॉनिक ऑनसेट वाला, और ये एक्यूट साइड जो है सिवियर डेंजरस साइड वो बाद में करवाता हूँ। पहले हम इजी वाला कर लेते हैं। ग्रेजुअल या क्रॉनिक ऑनसेट अगर हो और वाइटली स्टेबल हो पेशेंट, तो कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन फिर आप उसका कीजिए, इसलिए ताकि आपको कंप्लीट आइडिया मिले कि जरूरी नहीं है कि उसका पेट का दर्द जो है वो सिर्फ एब्डोमिनल ओरिजिन का हो, वो जेनेटो यूरिनरी ओरिजिन का भी हो सकता है, वो थोरेसिक ओरिजिन का भी हो सकता है, वो किसी भी ओरिजिन का हो सकता है, ट्रॉमेटिक ओरिजिन का भी हो सकता है। फिर आप रेलिवेंट लेबोरेटरी स्टडीज करवाएं, इमेजिंग करवाएं, ठीक है। डायग्नोस्टिक सर्टेनिटी अगर है, अगर आपको डायग्नोसिस मिल रहा है उन इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर, तो आप ये डिटरमिन करें कि क्या ये जो चीज है इसको फिल फोर इमरजेंसी में ट्रीट करना पड़ेगा या अर्जेंसी में ट्रीट करना पड़ेगा। इमरजेंसी और अर्जेंसी में बच्चे ये फर्क है। आप लोगों को पहले एक बेसलाइन लेमैन की फॉर्म में बताऊं कि इमरजेंसी ज्यादा हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और प्रिकॉशनरी मेजर होता है और अर्जेंसी जरा सा लो होता है, ठीक है। अब जरा सा और ज्यादा ज्यादा और जरा सा कम क्या होता है ये भी मैं बता दूं कि इमरजेंसी के अंदर आप लोग वाइटल ऑर्गन की डिस्ट्रप्शन अगर है तो फिर आप इमरजेंसी कंसिडर करते हैं। और अगर अर्जेंसी है मतलब वाइटल ऑर्गन की डिस्ट्रप्शन नहीं हुई अभी, इतना सिवियर कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो उसको हम अर्जेंसी में लेके आते हैं और उसके हिसाब से आप पेशेंट्स का ट्रिएज करें। ट्राइएज भी कहते हैं, ट्रिएज भी कहते हैं, ट्रियाज भी कहते हैं, कि आप लोग कैटेगराइज करें कि पेशेंट किस लिस्ट में किस नंबर पे आता है, उसको किस मतलब अगर आपकी इमरजेंसी में 6 पेशेंट पड़े हैं ऑपरेट होने वाले तो सबसे जरूरी किसका, ठीक है। और अगर डायग्नोस्टिक अनसर्टेनिटी है तो बच्चे नॉन सर्जिकल डायग्नोसिस को कंसिडर करें। और नॉन सर्जिकल डायग्नोसिस बच्चे क्या होते हैं, जैसे मेडिसिन के डायग्नोसिस हो गए, मायोकार्डियल इंफेक्शन हो गया, जैसे किसी बंदे को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, एंजाइना हो गया, साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स हो गए जैसे सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर हो गया, रेस्पिरेटरी पल्मोनोलॉजी के एस्थमा हो गया, निमोनिया हो गया, कोई सीओपीडी की एक्सरबेशन हो गई, कोई जेनेटो यूरिनरी डिसऑर्डर हो गया, कोई ऑब्स गाइनी का इशू हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और अगर इसके बाद भी आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा तो फिर आप लोगों को एक चीज लाजमी समझ आना चाहिए आइए कि हम नालायक डॉक्टर हैं, बस, ठीक है। चलो उसके बाद बच्चे आप आ जाओ ये सडन वाले और सिवियर पिक्चर के ऊपर। तो इसके अंदर आपने देखा कि वाइटली भी अनस्टेबल है पेशेंट, तो आप उसका एब्डोमिनल एक्सरे करवाएं और सिटी स्कैन करवाएं। अब हमारे जैसे कंट्री में तो हम सिटी स्कैन तो नहीं करवाते, पहली फिल फोर एक्सरे करवाते हैं, ठीक है।
एक्सरे के अंदर आप ये देखें कि पॉजिटिव फॉर फ्री एयर और एन्यूरिज्म रप्चर और नेगेटिव फॉर एक्यूट फाइंडिंग्स। अगर आपको एयर अंडर डायफ्राम मिलती है या एन्यूरिज्म का रप्चर मिलता है, अब आप लोग ये देखें कि इसने एयर अंडर डायफ्राम तो लिखी, वो तो हमें समझ आती है कि गट के जो विस्कस है उसकी परफोरेशन है। ये बीच में एन्यूरिज्म पे कहां से चला गया? भाई एन्यूरिज्म पे बच्चों ये इसलिए गया कि एब्डोमिनल एओर्टा, एओर्टा तो डिफरेंट, एओर्टा के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना, असेंडिंग एओर्टा है, आर्च ऑफ एओर्टा है, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा है, डिसेंडिंग एब्डोमिनल एओर्टा है। तो डिसेंडिंग एब्डोमिनल एओर्टा एन्यूरिज्म्स के लिए बहुत ज्यादा प्रोन होती है, इस वजह से इसने उसको हाईलाइट किया खासतौर पे वेस्टर्न कंट्रीज में। और मजे की बात, आप लोग मजे की तो नहीं, खैर अफसोस की बात आप लोगों को ये बताऊं कि पाकिस्तान में तो डिटेक्ट ही नहीं कर पाते लोग कि एन्यूरिज्म उसको कब हुआ है, कब नहीं हुआ, डायसेक्शन कब हुई है, कब नहीं हुआ, ये तो लोगों को पता ही नहीं चलता ना बिल्कुल, डॉक्टर्स को हमारे। तो ये देखें बच्चे के इमरजेंट सर्जिकल एक्सप्लोरेशन की फिर जरूरत पड़ेगी उसके अंदर अगर आपको एयर अंडर डायफ्राम मिलती है। आज मैं सुबह के वक्त किसी एक बच्चे को पढ़ा रहा था, तो शी आस्क्ड मी कि एयर अंडर डायफ्राम जो है मतलब वो क्या है? वो ये देखो, एक बात आप लोगों को बेसिकली आंसर चीज समझाता हूँ फिर आपको समझ आएगी। ये डायफ्राम है ना, तो उसने मुझसे ये पूछा कि फॉर एग्जांपल गट की परफोरेशन इस जगह पे हुई है, तो एयर अंडर डायफ्राम आपको कहाँ पे मिलेगी? बच्चे याद रखना है कि एयर अंडर डायफ्राम गट की परफोरेशन में आपको यहाँ पे मिलती है, बिल्कुल इमीडिएटली नीचे। ठीक है, एयर अंडर डायफ्राम का मतलब तो ये भी हो सकता है कि यहाँ भी मिली है, यहाँ भी, क्योंकि सब तो है डायफ्राम के अंडर ही, लेकिन स्पेसिफिकली इस एरिया में। और इसकी वजह क्या है बच्चे? एयर जो है वो फ्लोट करेगी ऊपर की तरफ ड्यू टू इट्स डेंसिटी। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। इस तरह का सवाल भी, इवन कि मेरा खुद अपना सर्जरी का वाइवा था और मुझसे कुछ फिजिक्स रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन पूछा था। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें बच्चे के अगर एक्यूट फाइंडिंग्स के लिए नेगेटिव है तो फिर आप रिससिटेट करें पेशेंट को, अदर स्टडीज करवाएं। और इनस्टेबिलिटी अगर चलती रहती है तो फिर आप मेडिकल डायग्नोसिस को कंसिडर करें रादर देन सर्जिकल। और अगर पेशेंट स्टेबलाइज हो जाता है इस एक्यूट एब्डोमेन का, तो फिर आप ये वाला जो साइड पे राइट साइड का इसका फ्लो चार्ट इसने दिया है उसको कंसिडर करें। आई होप बच्चे की ये जो डायग्नोस्टिक एल्गोरिदम इसने दिया हुआ है इसको माइंड में रखते हुए आप लोगों की चीजें कवर, मतलब एज ए क्लिनिक में या हॉस्पिटल के अंदर आप लोगों की चीजें कवर हो जाएंगी। जी बच्चे, सबसे पहली बात आप लोगों को ये बताऊं कि जो मैं क्वेश्चंस आज यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूं, ये आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, अपने पास इसका आंसर नोट करना है। इंशाल्लाह ताला तकरीबन 9 से 10 बजे के बीच मैं ग्रुप में इनके आंसर्स को पोस्ट करूंगा, तो आप लोग अपने आंसर्स खुद ही चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला आप लोगों के लिए जो स्क्रीनशॉट है मेरे पास क्वेश्चंस का, वो ये है। काइंडली इसकी पिक्चर ले लीजिए, ऑल ऑफ यू टू टेक पिक्चर। मैं इसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर नहीं करने वाला। इस इन 5 सिनेरियोज के आपको 5 ऑप्शंस ऊपर दिए गए हैं। ठीक है, हर एक का एक एक आंसर है, एक से ज्यादा भी आंसर हो सकता है। आपने डायग्नोसिस बना के अपने पास आंसर को नोट करना है। मैं आप लोगों को की प्रोवाइड करूंगा और देखना है कि आप लोगों ने गलती कहाँ पे की है। ये मैं एक दफा आप लोगों के लिए 5 सेकंड्स के लिए डिस्प्ले कर रहा हूँ इमेज, इसकी पिक्चर ले लीजिए। उसके बाद मैं इसको जूम करूंगा और आप लोग दोबारा भी इसकी पिक्चर ले सकते हैं जूम हुए हुए इमेज की। स्क्रीनशॉट लेना है लैपटॉप से वो ले लें, मोबाइल से लेना है, जो भी करना है बस करो। ये देखो अब मैंने जूम कर दिया, चलो पिक्चर ले लो इसके पहले 2 सिनेरियोज की और ऑप्शंस की पिक्चर ले लो। चलो नेक्स्ट 3 सिनेरियोज की पिक्चर ले लो। ये हैं आपके एक्सटेंडेड क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने इनकी पिक्चर ले ली होगी। और आपका दूसरा जो क्वेश्चन है दैट इज बेसिकली योर 5 एमसीक्यूज, एक नॉर्मल एनाटॉमी पे, एक पेरिटोनाइटिस पे और एक डायग्नोस्टिक एड्स पे। काइंडली इसकी पिक्चर ले लीजिए।